केतु जो है एक ऐसा छाया ग्रह कह लीजिए आप, एक तरह से प्लेनेट तो नहीं है, छाया ग्रह है, जो कि इस या लगन में बैठना कोई बिल्कुल शुभ संकेत नहीं देता। किस टाइम पे उनको मगर वो लैंड दी गई, उस टाइम पे वहाँ पे फिलिस्तीन पैलेस्टीन बहुत टाइम से एस्टैब्लिश था। मंगल एक जो है मिलिट्री को रिप्रेजेंट करने वाला प्लेनेट, वो सन की राशि में बैठा हुआ है। आप समझ लीजिए, सन की राशि आ गई, आग की राशि होती है, ऊपर से ये गर्म प्लेनेट, वो कितनी ज्यादा अपनी एफर्ट्स डालती है मिलिट्री। अगर आपके घर के ऊपर कोई अटैक करे कि हम आपके सारी फैमिली को मार देंगे, कुछ नहीं रहने देंगे, आग लगा देंगे, तब क्या आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? नहीं। नमस्ते माता जी, नमस्कार। कैसे हो आप? बढ़िया। हमने पिछली बारी हॉरोस्कोप देखा था बांग्लादेश का। जी। वैसे तो हमारा प्लान था कि हम पाकिस्तान का अगला हॉरोस्कोप देखेंगे, मगर आपने इज़राइल का हॉरोस्कोप काफ़ी डिटेल में स्टडी करा हुआ है, देखा हुआ है और आपका भी मन था कि इज़राइल का हॉरोस्कोप हम डिस्कस करें। और रिसेंटली मिडल ईस्ट में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, ख़ास करके जो अक्टूबर 7th को हमास का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो हमास वालों ने अटैक करा था, उसके बाद इज़राइल का हॉरोस्कोप काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से। इनका हॉरोस्कोप कैसा है? क्या अच्छा है? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट अभी आगे कंटिन्यू रहेंगे? इनके हॉरोस्कोप के बारे में आप ब्रीफली हमें क्या बता सकते हैं? इसराइल का जब पैदा हुआ है, जन्म हुआ है, वो 14 मई 1948 को हुआ। तो इन्होंने इनका ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह को तो यकीन करते नहीं है। तो इनका जो लगन बनता है वो 7 नंबर का बनता है, विरगो बनता है, मगर उसमें केतु बैठा हुआ है। हमारे अपने हिंदुस्तान के हॉरोस्कोप में भी राहु हमारे लगन में बैठा हुआ है। इनका जो हॉरोस्कोप है वो 7 नंबर आपने बोला, पर आपने वर्गो बोला। क्या इनका 7 नंबर 7 नंबर का लिब्रा, सॉरी। इनका 7 नंबर का लिब्रा बनता है। मैं ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि जहाँ पे मैंने स्टडी करा के.एन. राव जो हमारे वो हेड है, वो इसमें 6 नंबर का लगन लेते हैं। इनके हॉरोस्कोप में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि 6 नंबर का लगन है या 7 नंबर का लगन है। आपके हिसाब से आपने 7 नंबर का लगन लिया है जो के.एन. राव है और काफ़ी एस्ट्रोलॉजर इनका 6 नंबर का बनाते हैं। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्या टाइम का डिफरेंस है? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में 7 नंबर का लगन इसका लिब्रा का ही बनता है। जब इनके डेविड बेन गुरियन ने लेक्चर देना शुरू करा, तब 4 बजे थे, और जब उन्होंने कहा कि अब इज़राइल का जन्म हो गया, तो वो 4 बज के 32 मिनट थे। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये बेसिकली 32 मिनट की वजह से आ जाता है। जी हाँ। तो इसीलिए 7 नंबर का लगन ही वेस्टर्न वाले लेते हैं, लिब्रा का, और 7 नंबर का ही लगन हम लोग भी लेते हैं। और 7 नंबर में केतु बैठा हुआ है, और राहु जो है उसके 7th हाउस में बैठा हुआ है। मैं इनका हॉरोस्कोप भी साथ में लगा दूँगा व्यूअर्स के लिए ताकि वो देख पाएँ। लगन में केतु का बैठना ये तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं हुई क्योंकि केतु हमारा मंडेन एस्ट्रोलॉजी में फॉरेन नेशंस को भी रिप्रेज़ेंट कर रहा है। तो क्या फॉरेन नेशन की इंटरफेरेंस रहती है इनके काम में? क्या दिख रहा है हमें इससे? केतु जो है एक ऐसा छाया ग्रह कह लीजिए आप, एक तरह से प्लेनेट तो नहीं है, छाया ग्रह है, जो कि इस या लगन में बैठना कोई बिल्कुल शुभ संकेत नहीं देता। ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाता है। आस-पास में 14 तारीख को ही इनका जन्म हुआ इज़राइल का, और 15 तारीख को इनको लड़ाई फेस करनी पड़ी फिलिस्तीनियों के साथ। 1 दिन के बेबी हो जाए, 1 दिन का राष्ट्र हो जाए और उसके साथ ही उनको लड़ाई करनी पड़े, आप समझ लीजिए उसकी क्या हालत होती है। क्या इनका ऐसा कुछ लगन में प्रॉब्लम है या इनके छठे हाउस में प्रॉब्लम है या 12वाँ हाउस जो हमारे वॉर लॉसेस को दिखाता है उसमें प्रॉब्लम है या दशा पीरियड ऐसा कुछ खराब था कि इनकी वॉर पहले दिन से ही शुरू हो गई? ऐसी क्या चीज़ है जो इतनी प्रॉब्लम इनको बार-बार आती है? जब हिंदुस्तान का 1947 में आज़ाद हुआ, तो 1948 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया। इसमें हिंदुस्तान का तो कोई कसूर नहीं था। उसके लगन में राहु बैठा है, फिर भी उसने थोड़ा टाइम दे दिया। इनके लगन में केतु बैठा है, तो ये कैसे, इनको टाइम कैसे मिलता? तो इन्होंने के केतु ने इसको, सबसे पहला ड्रॉबैक यही है कि केतु इनके लगन में बैठा है, जो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है लोगों के साथ। और अभी तक कितने साल हो गए हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुए। कभी इज़राइल चाहता भी है कि मेरी शांति हो जाए, तो फिर ये दोबारा ये कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अंदर ही अंदर खाते करते रहते हैं। तो ये जो केतु इनका बैठा है ये कॉन्फ्लिक्ट कॉज़ कर रहा है। क्या ये केतु चलित में भी रहता है इनका या चलित में 12वें घर में जा रहा है? नहीं, चलित में भी ये केतु फर्स्ट हाउस में ही रहता है। और जब ये पैदा हुआ तो सैटर्न की दशा और मून की भुक्ति थी। अंतर्दशा मून की थी। और सैटर्न जो है इसके लिए आप सोच लीजिए, केतु और सैटर्न का क्या कॉम्बिनेशन बनता है, कि सैटर्न और मून इनका 10th हाउस में बैठा हुआ,
10th हाउस गवर्नमेंट का होता है। तो आते ही गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो अनस्टेबिलिटी गवर्नमेंट की सैटर्न में भी, मून में भी, केतु में भी, तीनों दशाओं में हमें अनस्टेबिलिटी दिख रही है इनकी। गवर्नमेंट अनस्टेबल नहीं है, मगर बाहर से जो अटैक हो रहे हैं, वो हमेशा ही रहते रहेंगे। इनका अटैक हम किस चीज़ से डिटरमिन कर रहे हैं? इनके 12वें हाउस से कर रहे हैं, इनके छठे हाउस से कर रहे हैं, 8वें से कर रहे हैं? हम इनका वॉर का क्यों देख रहे हैं कि बार-बार वॉर लग रही है? ये चीज़ प्रॉब्लम क्यों आ रही है? एक तो लगन में केतु होना, नंबर 2 सैटर्न के स्टार्ट होना, दशा जब हुई स्टार्ट हुई है और सैटर्न क्या कहना चाहता है? सैटर्न जो है वो टोटल लॉस देता है और गवर्नमेंट के घर में बैठ के शुरू होता है और तब से चली हुई लड़ाई मुस्लिम वर्ल्ड में के लिए तो जो मारक रही सो रही, मगर इज़राइल इसमें बहुत ज़बरदस्त हीरो बन के निकला। अगर हम इनका वॉर का भी देखें, जो कि आपने पॉइंट आउट करा, पर वॉर हमेशा ये जीते भी है। चाहे कितनी भी वॉर हुई है, ज़्यादातर वॉर में या तो इनकी पार्शियल विक्ट्री हुई है या फुल विक्ट्री हुई है। तो वॉर इनके लिए नुकसानदायक रही तो है, जनता का भी लॉस हुआ है, पर इनकी विक्ट्री भी आ रही है। ऐसा क्यों है? एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड इनको इनकी एग्जिस्टेंस खत्म करना चाहता है। जब किसी की एग्जिस्टेंस आप खत्म करना चाहते हो, तब वो अपना हर तरह से कोशिश करता है कि उसको खत्म ना कर दिया जाए। इसलिए ये पूरा दिल से ये काम करते हैं और अपने बच्चों को शुरू से ही मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि इज़राइल बहुत छोटा सा कंट्री है, कोई ज़्यादा बड़ा कंट्री नहीं है। तो इनके लोग भी थोड़े हैं, तो वहाँ लड़कियाँ और लड़के दोनों को दिया जाता है ट्रेनिंग और शुरू से 1947 से शुरू से ही इनके बड़े बड़े बुजुर्गों ने ये सोचा था कि यहाँ जहाँ हमको बसा रहे हैं अपनी हमारी पुरानी मदरलैंड पे, वहाँ ये प्रॉब्लम आएँगी। तो वो इसके लिए प्रिपेयर भी रहे और आगे भी प्रिपेयर रहते हैं। हमारा जो मिलिट्री का आपने पॉइंट आउट किया, वो 6th हाउस से हम देखते हैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, जो आपने पिछली बारी भी हमें बताया था सब व्यूअर्स को, कि 6th हाउस से हम कॉन्फ्लिक्ट भी देखते हैं और साथ में मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है वो देखते हैं। ऐसा क्यों है कि इनकी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी स्ट्रांग है? और हाँ, कहीं न कहीं एक्जिस्टेंस में सवाल आता है, पर जीतने का क्या कारण हमें एस्ट्रोलॉजिकली भी कोई दिखता है कि ये बार-बार विक्टोरियस क्यों इमर्ज कर रहे हैं? मिलिट्री तो इनकी जो स्ट्रॉन्ग है सो है, इनकी जो मिलिट्री देखी जाती है वो मंगल से देखी जाती है। मंगल एक जो है मिलिट्री को रिप्रेज़ेंट करने वाला प्लैनेट है। वो सन की राशि में बैठा हुआ है। आप समझ लीजिए सन की राशि आ गई, आग की राशि होती है, ऊपर से ये गर्म प्लैनेट, वो कितनी ज़्यादा अपनी एफर्ट्स डालती है मिलिट्री। वो जी-जान से इसमें काम करती है, ये विक्टोरियस होने का सबसे बड़ा कारण है। उनका जो मार्स है वो सन की राशि में, ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न आपने बताया कि है कि ये विक्टोरियस इमर्ज करते हैं। ऐसे ही इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी भी पूरी दुनिया में मशहूर है कि मोसाद बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी है। अब इंटेलिजेंस एजेंसी हम एक तो 8th हाउस से देखेंगे, एक केतु से भी थोड़ा बहुत डिटरमिन कर सकते हैं, क्योंकि केतु और आपका फॉरेन कंट्रीज़ के अलावा आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी को भी दिखा रहा है। तो क्या इनका केतु या 8th हाउस भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जैसे आपने मार्स का बताया है? जी हाँ, जो 8th हाउस है उसमें अष्टक वर्ग ने 34 बिंदु दिए हैं और ऐसे ही लगन में भी 34 बिंदु दिए हैं। तो इसलिए मोसाद का और गवर्नमेंट का सीधा कनेक्शन जो है बहुत पावरफुल रहता है। तो इनकी गवर्नमेंट भी और इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी और इनकी मिलिट्री, ये तीनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, जो हमें दिख रहे हैं इनके चार्ट में। जी, इनके कॉन्फ्लिक्ट जो अभी हमस का हुआ है वो तो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, पहले भी इनके कई कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। क्या इसके बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट एंड होगा? क्योंकि इन्होंने गाज़ा में काफ़ी बॉम्बिंग करी है, काफ़ी इन्होंने वहाँ पे तोड़-फोड़ भी करी है और काफ़ी लोगों को मारा भी है। काफ़ी इनके जो मिलिटेंट थे हमास के, उनको भी मार दिया है, जितनी मेरी जानकारी है इनके लीडर को भी इन्होंने मार दिया था। तो क्या अब ये कंटिन्यू आगे ये लड़ाई रहेगी? क्या ये लड़ाई अब रुकेगी? आगे क्या दिख रहा है आपको इनके भविष्य में? इज़राइल ने फ़िलिस्तीनियों के साथ काफ़ी एडजस्टमेंट करने की कोशिश करी। उनके लोगों को अपने यहाँ काम दिया, ज़्यादा वेजेस दी और उनको लोगों को परमिट देके वो उनको एंटर कराते थे ताकि वो आके काम करें और उनके उनके घर-बार चलते रहें। मगर फ़िलिस्तीनियों ने इसका गलत फ़ायदा उठाया और उन्होंने हमास की मदद करी और जब राहु की दशा स्टार्ट हुई 2022 में, वो तभी से इसके ऊपर अटैक करना चाहते थे। मगर किसी न किसी तरीके से ये रुक गया, मगर ज्यों ही राहु राहु मरकरी आया, तो उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को अटैक कर दिया। उनके 12 साढ़े 1200 बंदे मार दिए, लेडीज़ मार दी, बच्चे मार दिए
अब किसी भी गैरतमंद कौम का जो खून है वो उबल जाता है कि जो सरकार अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकती, वो आगे क्या करेगी। पर क्या इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई एंड दिख रहा है आपको? ये एंड जो है वो हम लोग देखते हैं वर्षफल से, और राहु की दशा तो चलेगी 18 साल। राहु में राहु जो चलेगा वो 2027 में तक चलेगा। अब राहु में राहु चल ही रहा है, तो क्या ये खत्म कर पाएंगे? तो ये हम इसके वर्षफल से देखेंगे। तो क्या 2027 तक आपको लग रहा है कि नहीं होगा या फिर इनका वर्षफल कुछ अच्छा बना है? आपने इनका जो रीसेंट अब वर्षफल बनेगा क्या वो चेक करा है? उसमें हमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एंड होने के चांसेस हैं क्या? 2025 से लेकर मई से लेकर 26 तक का हमने जो इनका वर्षफल निकाला है, उसमें जो है अगर ये कन्फ्लिक्ट इस साल खत्म हो गया मई तक, ईरान या तो रजीम चेंज कर दे, और या ईरान को है जो है इनके साथ लड़ाई हमेशा के लिए खत्म कर दे इजराइल अपनी, तब तो उसे ठीक है। नहीं तो 2026 से 27 तक का साल फिर दोबारा लड़ाई झगड़े के लिए बहुत बुरा रहेगा। तो जिस तरीके से इजिप्ट के साथ इनकी फाइनली सुलह हो गई थी, अगर ऐसे कुछ ईरान के साथ सुलह हो जाती है 2026 मई से पहले-पहले, तो ये बेनिफिशियल रहेगा सबके लिए। नहीं तो 2026 का जो इनका वर्षफल है, जो आगे का बनेगा 2026 से 27 का, उसमें और ज़्यादा लड़ाइयाँ और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आपको दिख रहे हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है। इजिप्ट कोई आसानी से नहीं माना था। 1948 से लड़ रहा था इनके साथ। जब बहुत मार पड़ी, तब 1967 में जो अकॉर्ड हुआ, उसके बाद उसको समझाई कि मैं बराबरी नहीं कर पाएगा। इसमें भी इजिप्ट का काफ़ी एरिया था जो इज़राइल ने कब्ज़ा कर लिया था, उसको वापस देने पे तब जाके इनकी शांति हुई थी। जी हाँ, जब इज़राइल को 1948 में एरिया मिला, बहुत थोड़ा था, फिलिस्तीनियों का एरिया काफ़ी था। मगर फिलिस्तीनियों ने कहा कि नहीं, हम इनकी एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देंगे। तब इज़राइल ने मार के इनका लिया एरिया, और जब इनको समझ आ गया कि हम मिलिट्री इनका बराबरी नहीं कर सकते, तब इन्होंने कहीं जाके उसके साथ सुलह सफाई करी 20 साल बाद। अब क्या ईरान भी 20 साल बाद मार खा के हटेगा? तो इसके लिए ज़रूरी है कि रज़ीम चेंज हो जाए। रज़ीम कैसे चेंज होगा? अगर उनका हेड जो है वो अपने आप छोड़ दे, या भगवान अल्लाह के पास चला जाए, तो तब कहीं जाके ये जो है, लोगों के साथ उनकी लड़ाई नहीं है। अब लोगों की अक्लमंदी ये है कि ईरान में डेमोक्रेसी लाएँ और ऐसे लीडर चुनें जो उनके बारे में सोचें। यूएसए के बारे में नहीं सोचें, हमारे बारे में, इंडिया के बारे में भी ना सोचें, उनके बारे में सोचें, अपने बारे में भी ना सोचें। वैसी लीडरशिप आएगी तो ईरान का भला होगा। ज़्यादा बेटर तो यही है कि एक अच्छी लीडरशिप आए जो इज़राइल के साथ भी एक अच्छे टर्म्स पे चले। आपको अपने पड़ोसियों के साथ अपने आस-पास अगर आप अच्छे से चलेंगे तभी तरक्की के चांसेस होंगे। और जब हम पड़ोसियों की बात करते हैं तो इज़राइल के पड़ोसी काफ़ी हॉस्टाइल रहे हैं उनके टुवर्ड्स। ऑलमोस्ट हर कंट्री जो इज़राइल के बॉर्डर पे है सबने ही एक ना एक बार ज़रूर उन पे अटैक करा है। इनका थर्ड हाउस जो है, क्या इनके थर्ड हाउस में ऐसी हमें कोई प्रॉब्लम दिखती है? क्या इनके थर्ड हाउस के अष्टक वर्गा में नंबर कम है? क्या इनके थर्ड हाउस में ऐसी कोई चीज़ है, मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं जिसकी वज़ह से बार-बार हम देखते हैं कि हर कुछ साल में ज़रूर अटैक होता है कहीं न कहीं से? तो क्या इनका नेबरिंग हाउस अफ़्लिक्टेड है? इनका जो थर्ड हाउस है वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। और जुपिटर तो बहुत ही एक अच्छा प्लैनेट है, फिर भी ये तो प्रॉब्लम? पड़ोसी जो जुपिटर है वो सेकंड हाउस में चला गया है। किसमें? चलित में। तो नेबर का लॉस कैसे होगा? जब इनका घर भरेगा। तो नेबर कोई ना कोई शरारत करेगा, मार खाएगा, तभी उनका बेड़ा गर्क होगा ना। यानी कि नेबर आके इनके वेल्थ के हाउस में आके बैठता है, इनको बेनिफिट देता है, चाहे वो खुद गलती करके खुद अपना नुकसान करते हैं, पर कहीं न कहीं इनको बेनिफिट देके जाते हैं। जी हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि इज़राइल जो है हॉस्टाइल कंट्री से घिरा हुआ है, जब वो सब लोग मिल के इसकी एग्जिस्टेंस खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इज़राइल क्या करे? अगर आपके घर के ऊपर कोई अटैक करे कि हम आपके सारी फैमिली को मार देंगे, कुछ नहीं रहने देंगे, आग लगा देंगे, तब क्या आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? नहीं। आपकी बात इसमें बिल्कुल ठीक है कि इज़राइल के ऊपर ही इतने अटैक हुए हैं, बार-बार इतनी प्रॉब्लम आई है कि कोई कंट्री करेगा क्या? अगर आपके ऊपर पहले दिन से ही अटैक हो रहा है, आपको एक्ज़िस्ट ही नहीं करने दे रहे कि इज़राइल यहाँ होना नहीं चाहिए। मैं
थोड़ा-सा एस्ट्रोलॉजी से हट के एक पॉलिटिकल सेक्शन भी रखूँगा इस वीडियो में, कि पॉलिटिकली वहाँ पे क्या हुआ है और आपकी क्या सोच है इस बारे में? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी और पॉलिटिक्स में थोड़ा कन्फ्यूज़ करते हैं। मैं नहीं चाहता कि एस्ट्रोलॉजिकली हम कभी भी बायस रखें या फिर अपनी ओपिनियन एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पे पोर्ट्रे करें। मगर पॉलिटिकली हर इंसान की अपनी ओपिनियन होती है। वहाँ पे इज़राइल ने उनका वहाँ पे बहुत पुराना साम्राज्य था। इस्लाम से पहले काफ़ी साल पहले उनका मेंशन भी आता है जो उनका था। मगर ब्रिटिशर्स ने जब वहाँ पे उस एरिया में कब्ज़ा करा और उसके बाद वहाँ पे जैसे फ़लस्तीन वहाँ एक नेशन था जब ब्रिटिशर ने कब्ज़ा करा। उनको वहाँ वो छोड़ के वहाँ पे एक इज़राइल का उन्होंने कंट्री को वापस एस्टैब्लिश करा। क्या ये आपकी नज़र में ठीक है? क्या अगर इंडिया में जाते-जाते ब्रिटिशर कहते कि नहीं ये रीजन मैं ज्यूज़ को दे रहा हूँ या किसी कम्युनिटी को दे रहा हूँ और इंडिया में से काट के दे रहा हूँ। क्या वो ठीक रहता? आपकी ओपिनियन इस पे क्या है? एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहता हूँ। अगर ज्यूज़ हमारे पहले एंसेस्टर रहे होते, अगर उनमें से काट के देते, दैट इज़ वाज़ अ डिफरेंट थिंग। ज्यूज़ जो पहले वहाँ पे थे, इस्लाम से पहले ही भी थे यहाँ पे। उनका वही एरिया उनको थोड़ा-सा दिया गया था कि आप यहाँ आके एस्टेब्लिश हो जाओ। हिटलर ने जब आपको इतना मारा, हॉलोकॉस्ट वगैरह करा, 60 लाख लोग मार दिए उनके, तब वो सारे इज़राइलियों को समझ आ गया कि हम जितना मर्ज़ी ब्रेन लेके घूमें, जितना मर्ज़ी ले पैसा लेके घूमें, हमारे पास कोई मदरलैंड नहीं है। हम अपनी जगह से बार-बार डिस्प्लेस करे गए हैं। तो हम अपनी मदरलैंड पे क्यों ना जाके रहें? कम से हमारे पास एक घर तो हो जहाँ सब लोग ज्यूज़ आके बैठ सकें। इसमें क्या ब खराबी करी? जिस टाइम पे उनको मगर वो लैंड दी गई, उस टाइम पे वहाँ पे फ़िलिस्तीन, पैलेस्टीन बहुत टाइम से एस्टैब्लिश था। हाँ, अगर हम बिल्कुल हिस्टोरिकल में जाएँ तो वहाँ पे एक इज़राइली नेशन था। पर इस हिसाब से हर कंट्री अगर कहे इंडिया भी कहे कि हमारा अफ़गानिस्तान तक कंट्रोल था, हमें वो चाहिए। अगर चाइना भी कहे हमारा तो पूरा अरुणाचल हर जगह कंट्रोल था, हमें भी चाहिए। अगर टर्की कहे कि मेरा तो बहुत बड़ा एम्पायर था, मुझे वो भी चाहिए। इस हिसाब से तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते ही जाएँगे, कोई एंड नहीं होगा। तो क्या वहाँ पे पैलेस्तीन में से इज़राइल को काटना गलत नहीं था? क्या पैलेस्तीन के लोगों के साथ गलत नहीं हुआ? चाइना का हमारे साथ कोई कनेक्शन ही नहीं था। चाइना का तिब्बत के साथ बॉर्डर लगता था। तिब्बत हमारे लिए बफर ज़ोन का काम करता था। जब चाइना का कोई रोल नहीं था, अरुणाचल का द रोल कैसे हो गया? चाइना तो कहता है लद्दाख भी मेरा है, हिमाचल भी मेरा है। कोई लेना-देना है उसका? पर चाइनीज़ एम्पायर अपने पुरानी बाउंड्रीज़ दिखा के कहता है कि एक टाइम पे हमारा यहाँ तक कब्ज़ा था, तो आज की डेट में भी हम वो चीज़ डिज़र्व करते हैं। क्या इज़राइल सेम चीज़ नहीं कर रहा है कि हमारा एक टाइम पे यहाँ तक कब्ज़ा था, तो हम ये चीज़ भी डिज़र्व करते हैं? चाइना जो है उसका मैंने कहा कि उनका हमारे साथ कोई बॉर्डर का कनेक्शन ही नहीं था। पर तिब्बत पे तो था, क्या तिब्बत को ऑक्यूपाई तिब्बत करना को तो जस्टिफाइड है? तिब्बत को तो उसने ऑक्यूपाई करा। पर क्या वो जस्टिफाइड है? बिल्कुल नहीं, तिब्बत एक अलग अलग कंट्री था, अलग उसकी सभ्यता थी। मगर इसने अपनी एरिया को ज़्यादा बढ़ाने के लिए तिब्बत को जानबूझकर करा और उसको वहाँ हम लोगों को मारा बुरी तरह। तो हम सेम लॉजिक से देखें तो क्या ये जस्टिफाइड है कि इज़राइल को एक पुरानी लैंड पे दिया कि बहुत पहले उनका एम्पायर होता था, वहाँ देना वो जस्टिफाइड है? बिल्कुल, उनको कहाँ से दिया जाता? कौन देश अपने अपने पे लेके रखता उनको अपने पास? उन्होंने अपना वो पुराना एरिया लिया जहाँ उनके बड़े-बुजुर्ग रहे हैं और ये बात कुरान में लिखी है, ये बात बाइबल में लिखी हुई है। फिर किस बात का झगड़ा है? मेरे ख़्याल से तो इस बात पे झगड़ा नहीं होना चाहिए। मैं व्यूअर्स को भी क्लियर करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि मैं इज़राइलियों के अगेंस्ट हूँ या कुछ भी। कभी भी अगर आपको एक अच्छे नतीजे पे निकलना है तो आपको कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ नहीं रखूँगा तो दूसरा इंसान भी अपने आइडियाज़ क्लियरली नहीं रख पाएगा। 2 लोगों को एग्री करते हुए देखने में तो कोई भी नहीं चाहता मैं भी कहूँ कि इज़राइल ठीक है, आप भी कहो। आपको एक कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन होना ज़रूरी है, ये समझने के लिए कि आपकी ओपिनियन क्यों ठीक है। अगर आप उस जगह पे हों, तो आप क्या सोचें कि इनको इतना मारा गया, सारी दुनिया में इनके लिए सिर छुपाने के लिए भी ज्यूज़ के लिए कोई जगह नहीं थी। उनको अपने एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी दी गई है, इसमें बुराई क्या है? मेरा ये भी एक क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि हम तो बहुत लेट पैदा हुए हैं, मगर हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं ज्यूज़ को इतना प्रोसिक्यूट क्यों करा गया है? इवन जो आज के टाइम में बड़े पीस वाली बातें करते हैं, इंग्लैंड है, यूएसए है, किसी ने भी इनको शांति से नहीं रहने दिया। किसी ने भी इनको एक अच्छी जगह नहीं दी रहने के लिए। हर कोई इनसे नफ़रत करता है, ऐसा क्यों है? आप अगर रोमन हिस्ट्री पढ़ें,
तो आपको समझ आ जाएगा कि ज्यूज़ को तब से मार पड़ रही है। पर ऐसा क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उनको लगता है कि जो ज्यूज़ राजा थे उन्होंने यीशु मसीह को क्रॉस पे लटकाया था। उसके बाद से इनका लगातार हनन होता रहा, इनकी पिटाई होती रही। जब इस्लाम का उदय हुआ तो ये गोत्रु कबीले थे, तो ये जाके अपना बिज़नेस करते थे। तो इस्लाम वाले लोग इनको सब कुछ लूट लेते थे और इनको इनकी औरतें ले जाते थे, बच्चे ले जाते थे और इनके कत्ल कर देते थे। करते-करते ये वहाँ से छोड़ के जगह-जगह फैल गए, मगर तब भी ये अपनी संस्कृति को इन्होंने छोड़ा नहीं है। इन्होंने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा, अपने बच्चों में इस कल्चर को कल्टीवेट करा। क्यों करा? क्योंकि वो उससे प्यार करते थे। उनको जाना पड़ा, नहीं तो वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते। मगर अब उनको दे दिया है एक छोटा-सा घर, तो क्या उनको रहने का हक नहीं जो ऊपर वाले ने पैदा करा है? चलिए, मेरी तो मानना यही है कि उनका हक बनता है। उनको अगर एक छोटा-सा रीजन दिया गया है, तो आस-पास भी कंट्रीज़ को वहाँ पे पीस से रहना चाहिए है। हाँ, वहाँ पे फ़लस्तीन के लोगों की जो कॉज़ है, जो उनका कहना है, वो भी मैं समझता हूँ। मगर अगर वो शांति से रहेंगे, अगर वो शुरू नहीं करते, तो ये बहुत एक पीसफुल तरीके से रह सकते थे। क्योंकि जिस टाइम पे इज़राइल को बनाया गया था, उस टाइम पे फ़लस्तीन का एरिया फिर भी बेटर दिया गया था, ज़्यादा दिया गया बहुत था। दिया गया था। और अगर वो लोग पीसफुली रहते, सब कुछ ठीक रहता, तो ये कंटिन्यू अच्छे वे में हो सकता था। अब आप किसी को बार-बार प्रोवोक करेंगे, तो प्रॉब्लम तो धीरे-धीरे आएगी ही। तो मैं उम्मीद यही करूँगा कि इज़राइल भी आगे तरक्की खूब करे और इनके ईरान के साथ भी पीस हो जाए और मिडल ईस्टर्न एरिया में थोड़ी शांति बहाल हो। अगर 25 फरवरी तक ये लड़ाई-झगड़ा खत्म हो जाए, जो भी होना हो जाए, उसके बाद जो वीनस और सन आएगा इनकी वर्षफल में, तो मेरे ख़्याल में तब शांति हो जानी चाहिए। अगर 25 फरवरी तक नहीं होता और अगले साल तक ये बात लटक जाती है, तो ये काफ़ी प्रॉब्लमैटिक होने का डर है। और 25 फरवरी में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचे, मुझे नहीं 25 लगता। फरवरी तक मार-काट जो भी इन्होंने लेना-देना है, कम ख़त्म करें। उसके बाद वीनस और सन आ जाएगा, वो इनकी शांति का पीरियड है, बातचीत का पीरियड हो जाएगा। उसके बाद जो अगर 14 मई, 15 मई 14 या 15 मई को अगला साल हो जाता, वर्षपात शुरू हो जाता है, वो इनके लिए फिर आगे अच्छा नहीं है। फिर लड़ाई-झगड़े और बढ़ेंगे। तो फ़रवरी तक ये अपना सारी चीज़ें निपटा के टॉक्स में जाएँ और मई तक इनकी टॉक्स खत्म हो जाए, ये ओवरऑल उस पूरे रीजन के लिए और इज़राइल के लिए बेटर दिखेगा। बिल्कुल इज़राइल के भी लिए, ईरान के लिए भी और बाकी सारे रीजन के लिए भी। सऊदी अरेबिया ने इनके साथ दोस्ती कर ली और इनके साथ न्यू सिटी बना रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। मगर जब एक मुस्लिम कंट्री के साथ लड़ाई होती है, बाकी सारे भी पीछे खड़े हो जाते हैं, प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है। हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये सॉल्व हो और शांति वहाँ पे हो क्योंकि आने वाले टाइम थोड़े वॉर वाले दिख रहे हैं। एटलीस्ट अगर मिडल ईस्टर्न रीजन में थोड़ी पीस होगी, तो पूरी दुनिया के लिए ही, इंडिया पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, यूएसए पे भी, पूरी दुनिया के लिए फ़र्क पड़ता है और पूरी दुनिया में थोड़ी शांति बेटर रहेगी। हम ईरान के अपोज़िट नहीं हैं, हम इज़राइल की फ़ेवर में नहीं हैं। हम शांति के फ़ेवर में हैं, जो सबके लिए अच्छी है। इसलिए हमारी वीडियो को इस टाइप से ना लिया जाए कि हम इज़राइल को फ़ेवर करते हैं, नहीं। अगर किसी का घर है, उसको कहीं बाहर से उसके बच्चे भी आ जाते हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन आके बैठना चाहते हैं, तो उनके बड़े बुजुर्गों को जो वहाँ रह रहे होते हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि उनको एक छोटी-सी जगह दे दी जाए। वो भी उन्हीं के खानदान के हैं। उनके लिए यरूशलेम इतना पवित्र है जितना मुसलमानों के लिए पवित्र है, जितना क्रिश्चियनों के लिए पवित्र है। ये हिंदू नहीं है जो 500 साल तक एक अपनी मंदिर के लिए लड़ाई करते रहेंगे और फिर शांति से सुलह-सफाई करके अपना अपना हिस्सा बताएँगे। चलो, हम उम्मीद यही करते हैं कि वहाँ पे थोड़ी शांति हो और आने वाली वीडियो में हम इंडिया का हॉरोस्कोप ज़रूर देखेंगे क्योंकि हम अपना ही कंट्री का हॉरोस्कोप स्टडी करना चाहेंगे। कैसा है, क्या है, क्या फ्यूचर में दिख रहा है इंडिया के हॉरोस्कोप में, क्या आगे तरक्की होगी जिस स्पीड से अभी हो रही है। तो ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। माता जी, धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।